सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार क्या होता है और परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है। उसके बाद जो है हम आणविक द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान, ये दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आवोगाद्रो संख्या या आवोगाद्रो स्थिरांक एक संख्या है, एक मैजिक नंबर है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट या मोल संकल्पना जो है इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये आपको 11th क्लास में भी देखने के लिए मिलेगा, 12th क्लास में भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस को देखते हुए अपने एक एक चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है, और इस लेक्चर को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार क्या होता है। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार वास्तव में उस तत्व के परमाणु का भार ही होता है। क्या बताया मैंने कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान या उस एक परमाणु का भार जो है वो क्या कहलाता है, इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब देखिए कि इसकी पूरी परिभाषा समझने से पहले मैं आपको एक साधारण से एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं कि हम किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम ये देखते हैं कि इस परमाणु का जो द्रव्यमान कितना होगा। अब देखो परमाणु तो इतना छोटा है कि उसको आप तराजू लेके तो तोल नहीं सकते। अब देखिए कि परमाणु इतना छोटा कण है कि आप स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से भी उसको नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। तो क्वेश्चन ये उठता है कि उसका द्रव्यमान हम कैसे लेते होंगे, ठीक है। तो इस चीज को मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे हम बाजार गए और कुछ चीनी लेकर के आए। मान लेते हैं कि हमारे पास इस पैकेट के अंदर एक कुछ चीनी है, ठीक, और हमने देखा कि चीनी कितनी है, 4 किलोग्राम है, ठीक। तो इस चीनी का द्रव्यमान हम 4 किलोग्राम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इकाई है, 1 किलोग्राम का एक बट्टा है हमारे पास, ठीक। और उस 1 किलोग्राम के बट्टे से ये क्या है, 4 गुना भारी है। अगर इस 1 किलोग्राम के बट्टे से अगर ये 4 गुना भारी होगी तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 4 किलोग्राम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम आमतौर पे जो डेली लाइफ में जो चीज यूज करते हैं उनको तोलने के लिए तो हमारे पास ये इकाई है, एक किलोग्राम एक इकाई है, एक बट्टा है हमारे पास, जिसके साथ हम इसकी तुलना कर सकते हैं। अब मान लिया कि कोई और चीज हम लेके आए बाजार से, मान लीजिए कि आप कोई फल लेकर के आते हैं, ठीक, और ये जो फल है ये मान लेते हैं कि इस 1 किलोग्राम से 6 गुना भारी है। इस 1 किलोग्राम के बट्टे से ये कितने हैं, 6 गुना भारी है। तो इन फलों का द्रव्यमान कितना हो जाता है, 6 किलोग्राम हो जाता है, ठीक। तो अब प्रश्न ये उठता है कि परमाणु जैसे हल्के कणों का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें कोई न कोई तो इकाई चाहिए ना, इस बट्टे की जगह कोई न कोई तो चाहिए, ठीक है। और वो जो इकाई है वो है परमाणु द्रव्यमान इकाई। किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो ज्ञात करने के लिए हम उस तत्व के परमाणु की तुलना जो है परमाणु द्रव्यमान इकाई के साथ करते हैं। अभी परमाणु द्रव्यमान इकाई है क्या, कि इस परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के लिए हम क्या करते हैं कि कार्बन तत्व का एक परमाणु लेते हैं। और देखिए कार्बन तत्व के अंदर जो है वो कई तरह के परमाणु होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14, इस टाइप से। तो हम इसका जो परमाणु जो लेते हैं वो किस टाइप का लेते हैं, कार्बन 12 टाइप का जो है कि परमाणु लेते हैं, एक समस्थानिक लेते हैं इसका,
ठीक। अब देखिए कि ये जो कार्बन 12 है इसका 12वां हिस्सा में जितना द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर है? परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर है। ठीक, कि कार्बन 12 समस्थानिक का कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान का 1/12वां भाग जो है वो किसके बराबर होता है? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर होता है। एक AMU के बराबर होता है, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई समझने के बाद हम ये देखते हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। कि जैसे हमने यहाँ पर चीनी का वजन देखा कि इस इकाई से जितना गुना भारी है उसका द्रव्यमान उतना ही हो गया। ठीक, अब देखिए इसकी जगह आपको एक इकाई मिल गई। अब हम ये कहेंगे कि इस इकाई से किसी भी तत्व का परमाणु जितने गुना भारी है, ठीक, इस इकाई से किसी भी तत्व का परमाणु जितने गुना भारी है वो संख्या क्या कहलाएगी? उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगी। अब जैसे हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन का अगर आप एक परमाणु लोगे तो वो इस परमाणु द्रव्यमान इकाई से जो है 14 गुना भारी है। तो 14 क्या हो गया? इसका नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार हो गया। ठीक, तो देखिए कि यहां से हम परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। ठीक, अब देखिए कि इसी तरह से मैं आपको और उदाहरण देता हूं कि जैसे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हम 14 लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो परमाणु है वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना गुना है? 14 गुना है। इसी तरह से जो है ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? 16 है। सोडियम का 23 है। सोडियम का कितना है? 23। मैग्नीशियम का 24। सल्फर का 32। सल्फर का कितना? 32। क्लोरीन का 35.5। क्लोरीन का 35.5। कैल्शियम का 40। कैल्शियम का 40 हो गया। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का है 1। ठीक, तो इतने परमाणु द्रव्यमान और एक ही नाइट्रोजन वाला, ये आपको अच्छी तरह से मुंह जबानी याद होने चाहिए। ठीक है, इनका मैं बहुत जगह पे प्रयोग करूंगा। ठीक है, तो एक बार याद कर लोगे तो फिर आगे आपको परेशानी नहीं होगी। अब आइए आगे बात करते हैं हम आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान की। अब जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यौगिक जो है हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो आणविक यौगिक होते हैं, कौन से यौगिक होते हैं? आणविक यौगिक होते हैं। और दूसरा आयनिक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूरी डिटेल तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी एक मोटी सी निशानी मैं आपको बता देता हूँ कि आयनिक यौगिक कौन से होते हैं। जिसमें धातु और अधातु, धातु और अधातुओं के संयोग से जो यौगिक बनते हैं वो तो होते हैं आयनिक यौगिक। और जो मोस्टली अधातुओं के संयोग से जो बनते हैं वो आणविक यौगिक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए H2O,
यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। तो इस टाइप के जो यौगिक है वो आणविक यौगिक है, जबकि आयनिक यौगिक जो है वो क्या होते हैं, NaCl। जैसे साधारण नमक है, ये सोडियम देखिए धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड हम नाम ले सकते हैं, कैल्शियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। तो इस टाइप से जो यौगिक बनते हैं उसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए कि जो आणविक यौगिक जो होता है उसका तो हम कहते हैं कि ये अणु है, ये जो सूत्र है एक अणु को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आयनिक यौगिक का जो ये हम सूत्र लिखते हैं ये इसका अणु नहीं है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं सूत्र इकाई। क्या बोलते हैं, सूत्र इकाई, फार्मूला यूनिट बोलते हैं, ठीक। इस क्या बोलते हैं, इसको सूत्र इकाई। अब इसका एक कारण है, कारण क्या है कि इसको हम अणु क्यों नहीं मान के चलते हैं, क्योंकि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो देखिए कि सोडियम क्लोराइड में जैसे दो आयन बन गए, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना अपना काम अलग अलग करते हैं। क्लोरीन क्या काम कर रहा है वहां पर, ये सोडियम से को कोई मतलब नहीं है। इसी तरह सोडियम क्या काम करता है, उसका जो है वो क्लोरीन पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये दोनों अलग अलग होकर अपना अपनी रिएक्शन करते हैं, जबकि ये आपस में डिपेंड करते हैं। तो यही कारण है कि इसको हम अणु कहते हैं, इसको सूत्र इकाई कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी क्लास के लेवल पर दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्या समझा रहा था, आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान, ये दोनों समझने से पहले आपको आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ये दोनों समझने जरूरी थे, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आणविक द्रव्यमान क्या होता है कि किसी भी आणविक यौगिक के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो आणविक द्रव्यमान होगा। जैसे H2O का आणविक द्रव्यमान, इसका आणविक द्रव्यमान कैसे लिखें, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, आपको पता ही है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2 है, तो 2 से गुणा कर दो, प्लस ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो 16 प्लस 2, पहले गुणा लोगे, 2 1 में 2 प्लस 16 18, ठीक। तो ये 18 और इसको एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा जो है वो आणविक द्रव्यमान रिप्रेजेंट होता है। ठीक उसी तरह से अगर मैं कहूं कि HNO3 का द्रव्यमान, HNO3 का आणविक द्रव्यमान, HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो गया 1, प्लस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का हो गया 14, ऑक्सीजन का 16 है, और ऑक्सीजन के कितने 3 है, तो 3 से गुणा कर दो। तो पहले गुणा लगेगा, 16 3 48, 48 और 10 58 और 4 62 और 1 63 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु, उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। और इसी तरह से हम अगर सूत्र इकाई का द्रव्यमान लेते हैं तो उसको कहते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम का द्रव्यमान होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। जब 23 और 35.5 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 58.5 और यूनिट वही लगाएंगे, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। और इसी तरह से
अगर आप कैल्शियम क्लोराइड का लोगे तो कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40 और क्लोरीन का होता है 35.5। गुणा में इसको 2 करेंगे तो 35 दूनी 70 और 71, 71 प्लस 40 111। 111 परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान हो गया। ठीक, अब देखिए कि आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान की जो परिभाषा मैंने आपको बताई है ये एज इट इज यहाँ पर नोट्स में लिख दी है। आप चाहो तो यहाँ स्क्रीन से भी नोट कर सकते हो या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे जो है हमारे एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो देखिए बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आपको दिया हुआ हाइड्रोजन H2। अब हाइड्रोजन में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम है और हाइड्रोजन का एक का द्रव्यमान कितना, 1, और इसके 2 एटम है तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का एक का होता है 16 और यहाँ पर 2 परमाणु होते 2 से गुणा कर दो, 16 तो नहीं 32, और साथ में यूनिट लगाना मत भूल जाना। इसी तरह से आप क्लोरीन का निकाल सकते हो, Cl2 है। क्लोरीन का एक का होता है 35.5 और 2 हो गए तो 35 दूनी 70 और 71 यूनिट हो जाएगा इसका। इसी तरह से आपको यहाँ पर दिया हुआ है CH4 मीथेन हो गया। ये कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन है कितने, 4, तो 4 से गुणा कर दिया, 4 एकम 4 और 12 16 यूनिट हो गया। ठीक, 16 इकाई हो गया। इसी तरह से C2H6 ये इथेन है। ये क्या है, इसको मेथेन बोल देते हैं, ये एथेन है। ठीक, और ये 10th क्लास में आएंगे, अभी जितने आए उनको साथ के साथ याद कर लेना। C2H6 क्या है, कार्बन का 12 है और C2 है तो 12 को 2 से गुणा कर दो प्लस हाइड्रोजन का 1 और 6 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24 और 6 30 यूनिट इसका हो गया। ठीक, अब इनमें से मैं एक और करवा देता हूँ, जैसे CH3OH है तो कार्बन का कितना होगा 12, हाइड्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 हाइड्रोजन और आ गया तो 12 पहले गुणा हल कर लो, 16 प्लस 1, 12 प्लस 3 15, 15 और 1 16, 16 प्लस 16 32। तो ये मेथेनॉल है, इसका 32 यूनिट जो है आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। अब देखिए एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, कहता है कि निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, जो कि आपको यहाँ पर हिंट दे रखा है कि जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 65 यूनिट है, सोडियम का 23 यूनिट है, पोटासियम का 39 यूनिट है, कार्बन का 12 यूनिट है और ऑक्सीजन का 16 यूनिट है। तो यहाँ पर देखिए कि जिंक ऑक्साइड का आपने सूत्र इकाई द्रव्यमान लिखना, तो जिंक का देखिए कितना है, यहाँ पर 65 दे रखा है और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो 65 प्लस 16 कर दीजिए, 6 और 5 11, 2 और 6 8, 81 यूनिट जो है वो जिंक ऑक्साइड का हो जाएगा। इसी तरह से Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान सोडियम का कितना है 23 को 2 से गुणा किया हमने और प्लस में 16, 23 दूनी 46 प्लस 16, 6 और 6 12, 2 और 4 6, 2 और 4 6। ठीक है, तो 62 यूनिट जो है इसका सोडियम ऑक्साइड का हो जाएगा। और पोटासियम कार्बोनेट, अब इसी तरह से देखिए पोटासियम कार्बोनेट का मैंने समय बचाने के लिए पहले से निकाल के रखा हुआ। पोटासियम का 39 और इसके 2 एटम 2 से गुणा कर दिया, प्लस 12 प्लस 16 48, 39 दूनी 78 प्लस 12 प्लस 48, तीनों का टोटल करोगे तो 138 यूनिट आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अवोगाद्रो स्थिरांक क्या होता है। अवोगाद्रो स्थिरांक को अवोगाद्रो संख्या भी कह देते हैं हम, कि वास्तव में क्या होता है कि कार्बन
का कार्बन 12 वाला आइसोटोप हम ले लेते हैं कि कार्बन में कई तरह के परमाणु होते हैं, जिसमें कुछ एक का द्रव्यमान 12 होता है, कुछ एक का 14 भी होता है। तो हम 12 द्रव्यमान वाला कार्बन ले लेते हैं, अगर जिसको हम कहते हैं कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 आइसोटोप का अगर हम 12 ग्राम ले लेते हैं, यानी कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम ले लें, तो उसमें परमाणुओं की संख्या अगर हम गिने तो परमाणुओं की संख्या मिलेगी आपको 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ठीक, क्या बताया मैंने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में अगर हम परमाणुओं की संख्या गिने तो परमाणुओं की संख्या कितनी मिलेगी? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 का मतलब है कि एक के आगे 23 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक, यानी आपको इतने इसमें परमाणु मिलेंगे। तो ये जो संख्या है ना 6.022 गुणा 10 की पावर 23, इस संख्या को हम कहते हैं अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या भी इसको हम कह देते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो है वो अवोगाद्रो स्थिरांक कहलाती है, और अवोगाद्रो स्थिरांक बराबर 6.022 गुणा 10 की पावर 23 होता है। इस संख्या को आपने याद रखना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मोल की, कि एक मोल क्या होता है। मोल वास्तव में पदार्थ की मात्रा की इकाई है। ये पदार्थ की मात्रा की इकाई है। ठीक है, अब जैसे आपने एक दर्जन का नाम सुना है। एक दर्जन क्या होता है? 12 वस्तुओं का जो समूह होता है वो एक दर्जन कहलाती है। अगर 12 केले हैं तो एक दर्जन केले हो गए, 12 पेन है तो एक दर्जन पेन, 12 पेंसिल है तो एक दर्जन पेंसिल। ठीक, तो जैसे 12 वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? एक दर्जन कहते हैं। ठीक उसी तरह से 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इतने कणों के समूह को हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। और ये कण कौन से हो सकते हैं? ये परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, ठीक, या सूत्र इकाई भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड का भी मैंने इसी लेक्चर में बताया था वही। ठीक, अगर इतने परमाणु हैं, मान लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि 6.022 गुणा 10 की पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल हो गया। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल हो गया। ठीक, इसी तरह से अगर मैं ये कहता हूं कि 6.022 गुणा 10 की पावर 23 पानी के अणु है। ठीक, अगर इतने पानी के अणु है तो पानी का एक मोल हो गया। ठीक, जैसे 12 पेंसिल है तो एक दर्जन पेंसिल, 12 पेन है तो एक दर्जन पेन। इसी तरह से इतने हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल, इतने पानी के अणु है तो पानी के अणु का एक मोल। इसी तरह से अगर 6.022 गुणा 10 की पावर 23 सोडियम क्लोराइड की सूत्र इकाई है तो ये NaCl का एक मोल हो गया, साधारण नमक का एक मोल हो गया। ठीक, तो आप ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इतने कणों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? एक मोल कहलाता है।
तो एक मोल को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक मोल पदार्थ की वो मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कितनी हो, या तो सीधा बता दो जिसमें कणों की संख्या इतनी हो, या हम ये कहें कि जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। ठीक, बात तो वही होगी दोनों। तो एक मोल की परिभाषा आप किसी भी तरह से दे सकते हो, या जैसे मैंने नोट्स में लिख रखी आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें दोनों चीजें शामिल कर दी मैंने। मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर होती है। या ब्रैकेट में संख्या लिख दी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। मोलर द्रव्यमान को हम ग्राम अणु द्रव्यमान भी कह देते हैं। और मोलर द्रव्यमान को समझने के बाद हम ये देखेंगे कि मोलर द्रव्यमान और मोल में क्या संबंध है। तो पहले आइए देखते हैं कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो जैसे अणु द्रव्यमान तो हम देख ही चुके हैं। जैसे पानी का अणु द्रव्यमान क्या था, H2O का अणु द्रव्यमान तो आप समझ ही चुके हो। अणु द्रव्यमान ऐसे लिखते हैं जैसे हाइड्रोजन का 1 और इसके 2 परमाणु होता है, 1 गुणा 2 कर दिया, प्लस में ऑक्सीजन 1 है तो एक बार ऑक्सीजन का द्रव्यमान जोड़ दिया, इसमें 2 + 16 18 यूनिट लिखते हैं। ठीक, अब इसी का अणु द्रव्यमान के बजाय अगर आपको इसका मोलर द्रव्यमान लिखना हो तो मोलर द्रव्यमान लिखना हो तो देखिए बाकी तो सारा कुछ वही चलेगा। ये 18 यूनिट की बजाय जो है यहाँ पर ग्राम लिख दो बस। ठीक, तो अगर ग्राम लिख देते हैं तो ये इसका क्या बन जाता है, मोलर द्रव्यमान बन जाता है या ग्राम अणु द्रव्यमान बन जाता है। ठीक, इसी तरह से HNO3 का मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन का आपको पता है 1, नाइट्रोजन का जो है वो 14 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु तो 16 गुणा 3, तो ये 1 + 14 + 16 थी 48, 48 और 49 + 14 63 यूनिट की बजाय यहाँ पर क्या लगा दीजिए आप, ग्राम लगा दीजिए। ये HNO3 का मोलर द्रव्यमान हो गया, ग्राम अणु द्रव्यमान हो गया। ठीक, अब जैसे इसकी अगर हम परिभाषा हम देखें तो हम आसानी से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान कहलाता है। अब देखिए कि मोलर द्रव्यमान की एक मैं इंटरेस्टिंग सी बात और बताता हूँ आपको। जैसे अभी हमने अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या देखी थी, क्या थी वो 6.022 × 10⁻23 6.022 × 10⁻23 क्या थी, अवोगाद्रो संख्या है। तो इसको हम मैजिक नंबर भी कह देते हैं। अवोगाद्रो संख्या जो मैजिक नंबर भी कहलाती है, एक जादुई संख्या भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान लेते हैं, जैसे मान लिया पानी का मोलर द्रव्यमान लिया हमने 18 ग्राम, अगर 18 ग्राम पानी में इसके अणुओं की संख्या देखें ना तो 6.022 × 10⁻23 अणु मिलेंगे आपको पानी के। ठीक, और इसी तरह से अगर हम 63 ग्राम HNO3 में देखेंगे तो HNO3 के 6.022 × 10⁻23 अणु जो है इसमें मिलेंगे आपको। ठीक, वही ना जादुई संख्या। इसी तरह से अगर आप NaCl का देखोगे, NaCl में सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया 5 और 3 8, 2 और 3 5 58.5 ग्राम। अगर आप 58.5 ग्राम NaCl में देखोगे तो उसमें 6.022 × 10⁻23 सूत्र इकाइयां मिलेगी इसकी
ठीक, NaCl की इतनी सूत्र इकाई मिलेगी। ठीक, तो अब देखिए कि इतने पार्टिकल का समूह जो हमने क्या कहा था, 1 मोल कहा था, ये किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। इसी तरह से ये 1 मोल किसका है, पानी का, और ये 1 मोल किसका हो गया, HNO3 का। ठीक, इसी तरह से 58.5 ग्राम 1 मोल किसका हो गया, 1 मोल हो गए NaCl का। ठीक, तो यहाँ एक उदाहरण से मैं सारी चीज क्लियर कर देता हूं ताकि आपकी मिक्सअप ना हो कि 1 मोल H2O, 1 मोल H2O का मतलब क्या है, 6.022 गुणा 10⁻23 H2O के अणु। ठीक, और इतने अणुओं का अगर हम द्रव्यमान देखें तो ये होगा 18 ग्राम H2O। ठीक, तो वास्तव में जो मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान भी क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है। ठीक, और इतने जो अणुओं की जो संख्या है वो भी क्या होती है, 1 मोल के बराबर होती है। तो यहां से अगर हम इनको कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि 18 ग्राम H2O में इतने कण मिलेंगे, या इतने कण मिलकर के इसका 18 ग्राम बनाएंगे। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लें तो 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 जो है 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 के कण होंगे, सॉरी CO2 के अणु होंगे। ठीक, और अगर इसका द्रव्यमान देखोगे तो कार्बन का कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 44 ग्राम CO2 जो है ये भी 1 मोल के बराबर होगी। और 44 ग्राम CO2 में अगर अणुओं की संख्या देखोगे तो CO2 के इतने अणु आपको मिलेंगे। ठीक, तो 1 मोल को आप इस तरह से, इसके मोलर द्रव्यमान को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि किसी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान है वो मोलर द्रव्यमान होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको इसी मोल कॉन्सेप्ट पर बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और ये जो न्यूमेरिकल्स है आपको हर हालत में एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो NCERT बुक के जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।